धन्यवाद सर। इस सभा कक्ष में उपस्थित प्रसार व्याख्यान समिति के संयोजक प्रोफेसर द्विवेदी सर, महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, कार्यालय में वरिष्ठ कार्यालय अध्यक्ष और विशेषकर जिनके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वे छात्र छात्राएँ जो आप पर्याप्त संख्या में नज़र आ रहे हैं, उन सभी का राजनीति शास्त्र विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। क्योंकि ये प्रसार व्याख्यान विभागवार आयोजित किए जा रहे हैं, हालांकि अधिकतर राजकीय महाविद्यालयों में ये व्यवस्था देखने को मिलती है कि जहाँ पर भी अंडर ग्रेजुएशन स्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान की जा रही है वहाँ पर एक विषय में एक ही प्राध्यापक जनरली देखने को मिलता है। अन्य महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े विभाग होते हैं और वहाँ पर बड़ी संख्या में प्राध्यापक देखने को मिलते हैं। तो एक प्रकार से हम लोग दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, विभाग अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और विषय में के अंतर्गत जितने भी पेपर आपको पढ़ने हैं वो सारे पेपर पढ़ाने की जिम्मेदारी यहाँ पर एक ही प्राध्यापक के ऊपर रहती है। तो इसीलिए अगर जिन लोगों ने जो थर्ड ईयर में हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ चुके हैं और जो आगे पढ़ेंगे 3 साल तक इस विषय को, वो तो बहुत सारी चीज़ों से परिचित हो जाएंगे क्योंकि वो सारे पेपर्स हमें ही अकेले पढ़ाने हैं। लेकिन फिर भी एक जनरल नॉलेज, जैसा सर ने कहा, उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर विषय में हमारा कुछ ना कुछ प्रवेश होना चाहिए। बहुत डीप प्रवेश ना भी हो पाए लेकिन एक सामान्य जानकारी हर विषय की होनी चाहिए। ये न केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से, न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, बल्कि जीवन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जो परंपरागत आचार्य रहे हैं, जिस प्रकार के लोगों का हम लोग ने दर्शन किया, जिस प्रकार की पीढ़ी हमने देखी, विश्वविद्यालयों में जो आचार्य हुआ करते थे, महाविद्यालयों में जो आचार्य हुआ करते थे, वो किसी एक विषय के प्राध्यापक तो होते थे लेकिन उनका प्रवेश लगभग हर विषय में होता था। कुछ ना कुछ उसकी एक बेसिक फिलॉसफी, उसका जो दर्शन है, उससे सभी लोग परिचित होते थे। तो उस परंपरा को जिंदा रखना भी जरूरी है। इसीलिए सभी विषयों के जो प्राध्यापक हैं उनसे भी ये अपेक्षा आज भी रहती है कि कम से कम अन्य विषयों के बारे में भी उनको बेसिक जानकारियाँ हों। और उसका एक अच्छा माध्यम है कि प्रसार व्याख्यान के माध्यम से उन चीज़ों का प्रसार विद्यार्थियों के बीच में, प्राध्यापकों के बीच में, और क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रही हैं और सोशल मीडिया पे, कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रही हैं, तो पूरे संसार के लिए अवेलेबल हैं जो भी उसको जानना समझना चाहे। अब अगली जो बात है कि जब हम विषय पर आते हैं तो हमारा जो सिलेक्शन है, जो अपॉइंटमेंट है, वो एक विषय पढ़ाने के लिए हुआ है। तो हमारी सार्थकता किसमें है? हमारी सार्थकता इसमें है कि उस विषय की हम अच्छे से जानकारी रखें और उसका अच्छे से संप्रेषण आप तक कर सकें और एक परंपरा जो चली आ रही है उस परंपरा को जीवंत रखें, जीवित रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन किसी भी चीज़ में प्रवेश करना, किसी भी चीज़ में मन लगना तब तक संभव नहीं होता जब तक कि हम उसके महत्व को ना जानें। जब किसी चीज़ का महत्व हमको ज्ञात होता है तभी हम उस विधा में प्रवेश करते हैं और उसकी इच्छा रखते हैं। इसलिए जो 3 प्रकार की मूल शक्तियाँ बताई गई हैं, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा कब आपके अंदर जागृत होगी, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास कब आप करेंगे, जब आपको उस विषय का सम्यक ज्ञान होगा, उसके महत्व का ज्ञान होगा। इसलिए राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के भी नाते और जो लोग नहीं हैं उनको भी राजनीति शास्त्र का जो महत्व है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो शब्दावली प्रयोग की जाती है इस विषय के लिए, वो राजनीति शास्त्र शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, राजनीति विज्ञान शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से राजनीति शास्त्र शब्द ही
पसंद है इस विषय को समझने और पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें शास्त्र शब्द है। और शास्त्र की विशेषता क्या होती है? शास्त्र सनातन होता है, वो किसी की उपज नहीं है। जैसे अगर हम भारतीय शास्त्रीय परंपरा की बात करें तो हर चीज़ को कहाँ तक ले जाया जाता है? वेद तक खोजा जाता है कि इसकी जड़ें कहीं न कहीं वेद में हैं कि नहीं। अगर वो वेद में उसकी जड़ें मिलती हैं तो उस विषय को शास्त्रीय कहा जाएगा। और वेद कैसे हैं? वेद अपौरुषेय हैं, उनकी रचना किसी ने नहीं की है, वेद सनातन है, वेद सत्य है। तो इसलिए जो सनातन विद्या है उसके लिए शास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए जैसा अभी सर ने कहा कि हमेशा से ये विषय जो है महत्वपूर्ण रहा है। हमेशा से राज्य और राजनीति का जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ये शास्त्रीय विषय है, ये सनातन विषय है। और इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें भी आप देखें जो आज का विषय चुना गया है वो राजनीति की पारंपरिक दृष्टि क्या है। तो दृष्टि जो शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। जैसे एक सामान्य सा प्रयोग आप करके देख लें, जिस रंग का चश्मा आप पहनेंगे उसी रंग की सृष्टि आपको नजर आएगी। हरा पहनेंगे तो हरी नजर आएगी, लाल पहनेंगे तो लाल नजर आएगी। तो जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। तो इसी प्रकार से राजनीति क्या है, राजनीति शास्त्र विषय क्या है, इसके प्रति भी अलग अलग प्रकार की दृष्टियां हैं। और जो व्यक्ति जिस प्रकार की दृष्टि रखता है उसी प्रकार से राजनीति का स्वरूप उसके सामने प्रकट होता है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि राजनीति को देखने की तमाम सारी दृष्टियां हैं, जिसमें दो अगर हम बड़े भेद करना चाहें तो वो एक परंपरागत दृष्टि है, एक आधुनिक दृष्टि है। तो आधुनिक दृष्टि क्या है वो, और उस आधुनिक दृष्टि पर आधारित जो राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या है, जो व्यवस्था आज हमको देखने को मिल रही है। क्योंकि हम लोग किस युग में जी रहे हैं? आधुनिक युग में जी रहे हैं। तो ये आधुनिक क्या चीज़ है, आधुनिकता क्या चीज़ है, परंपरा और आधुनिकता के बीच में मूल भेद क्या होता है, ये सब बहुत बारीकी से जानने की ज़रूरत है। तभी हम हर चीज़, या केवल राजनीति की बात नहीं है, जीवन को समझ सकते हैं, आज जो कुछ हो रहा है उसको समझ सकते हैं। और एक बहुत सिंपल सी बात है, व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी, इस भेद को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या है या क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र केवल एक डिस्क्रिप्टिव साइंस नहीं है, बल्कि एक प्रिस्क्रिप्टिव साइंस है, जिसके लिए एक शब्द और प्रयोग किया था, नॉर्मेटिव साइंस है। ये केवल ये नहीं बताता कि क्या हो रहा है, ये भी बताता है कि क्या होना चाहिए। तो राजनीति का जो स्वरूप आज देखने को मिल रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? हो तो रहा है, ठीक है, इसलिए हम उसका व्याख्यान करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन क्या ऐसा ही होना चाहिए, ये बड़ा प्रश्न है। तो मूल जो प्रश्न है राजनीति का वो यही है, किस प्रकार से राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आदर्श क्या है, और अगर उस आदर्श के अनुसार व्यवस्था नहीं है तो उस व्यवस्था को परिवर्तित होना चाहिए। तो इसलिए ये दो दृष्टियां हैं, परंपरागत दृष्टि और आधुनिक दृष्टि। एक आपने सुना ही होगा कि भाई मुंडे मुंडे मतिर्भिन्न, जितने सर हैं उतने प्रकार की बुद्धि काम करती है, उतने ही प्रकार की दृष्टियां हो सकती हैं। इसीलिए आधुनिक जो हम लोग विषय पढ़ाते हैं उसमें एक शब्द आता है विचारधारा। तो कई सारी विचारधाराएं देखने को मिलती है, ठीक है। जो प्रधान विचारधाराएं आधुनिक युग में देखने को मिलती हैं, समाजवाद, उदारवाद, ठीक है। तो ये दो विचारधाराओं ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। उसी के अलग अलग स्वरूप मार्क्सवाद, साम्यवाद, ये भी देखने को मिलते हैं। तो ये जीवन को देखने की अलग अलग दृष्टियां हैं। जैसे मार्क्स एक दृष्टि से संसार को देखते हैं, और आइडियोलॉजी की विशेषता क्या होती है कि आइडियोलॉजी हमेशा जो है एक्शन ओरिएंटेड होती है, उसमें कुछ करना होता है। क्या करना होता है? पहले आपकी अपनी एक विश्व दृष्टि होगी, उस अनुसार संसार होगा,
तो आप वैसी व्यवस्था बनाए रखना चाहेंगे, और अगर वैसा संसार नहीं होगा तो उसको बदलना चाहेंगे। इसलिए वो हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होता है। वो एक्शन दोनों तरीके से हो सकता है, या तो जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना, या उस व्यवस्था को परिवर्तित कर देना, उसको बदल देना। तो इस प्रकार की तमाम सारी विचारधाराएं जो है आधुनिक युग में देखने को मिलती हैं। अब कोई किसी विचारधारा को स्वीकार करता है, कोई किसी विचारधारा को स्वीकार करता है, जिसके जैसे संस्कार हैं, जिसने जिस प्रकार की परंपरा में विद्याध्ययन किया है, उस प्रकार से उसका झुकाव जो है अलग अलग विचारधाराओं के प्रति होता है। तो ये आधुनिक जो राजनीति का स्वरूप है, उसके साथ ये समस्या है कि वो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने रख देती है। अब उसमें आप, इसीलिए आज के इस पॉलिटिकल साइंस जो एग्जैक्टली शब्द है, उसको क्या कहते हैं कि ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस आर कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट्स। जितनी भी अवधारणाएं राजनीति विज्ञान, और ये राजनीति विज्ञान की बात नहीं है, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान के जितने भी विधाएं हैं सब पर लागू होती है। जितनी भी अवधारणाएं हैं वो सब कैसी कंटेक्स्टेड हैं, सब विवादित हैं। किसी को लेकर के एक मत देखने को नहीं मिलता है कि अब डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी अच्छी है कि बुरी है, इसको लेकर के अलग अलग लोगों की अलग अलग राय देखने को मिलती है। तो ये क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने विचार हैं, और उन विचारों को कैटेगराइज किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं में। तो ये सब क्या है? संसार को देखने की अलग अलग दृष्टियां हैं, लेकिन सत्य तो एक होता है। और इसीलिए राजनीति क्या है, राजनीति का जो सम्यक स्वरूप है वो क्या है, उसको समझने के लिए हमको उसकी जो परंपरागत दृष्टि है उसकी ओर जाना होगा। इसलिए आधुनिक में किस प्रकार के विवाद हैं और वो सब चीज़ें कभी और डिस्कस होंगी। इसलिए सर ने कहा कि बहुत टॉपिक पे फोकस करते हुए चलना है। तो टॉपिक में भी, अब इस टॉपिक में भी परंपरागत दृष्टि की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी कल्चरल और हिस्टोरिकल सेटिंग्स का अंतर देखने को मिलता है। जिस सभ्यता में और जिस देश काल में परंपरा का जो स्वरूप है वो अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। मूल बातें वही रहती हैं, बस उसका जो बाहरी आवरण है वो अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। लेकिन परंपरा क्या करती है? जोड़ती है। तो विश्व को अगर हम लोग विचार की दृष्टि से देखें तो दो भागों में बांटा जाता है, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो पूर्व में जो जैसे भारतीय सभ्यता है इसको पूर्वीय सभ्यता कहा जाता है, और यूरोपीय सभ्यता जिसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता कहा जाता है। इस तरीके से बांटा जाता है। तो दोनों की अपनी अपनी परंपराएं रही हैं, इसलिए दोनों जगहों पर हम परंपरागत और आधुनिक दृष्टि दोनों देखने को हमको मिलती है। इसलिए भारतीय परंपरा में जो राजनीति की दृष्टि है वो काफ़ी गहरा, काफ़ी व्यापक विषय है, और उसको किसी और टाइम टेकअप किया जाएगा। आज जो हम लोग फोकस करेंगे कि जो वेस्ट में, इसको हम लोग पश्चिम, क्योंकि पश्चिम से हम लोग मान लेते हैं कि वो सब कुछ मॉडर्न है। ठीक है, क्योंकि जो आधुनिकता और जो पश्चिमीकरण है वो मान लेते हैं सब एक ही चीज़ है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। परंपरा हर जगह रही है, और आधुनिकता जो है वो एक नया कंसेप्ट है जो 13वीं शताब्दी के बाद जो है देखने को हमको मिलता है, उसका प्रभाव प्रकट रूप से हमको सामने देखने को मिलता है। तो परंपरा की जब हम बात करते हैं, और परंपरागत अध्ययन जब हम राजनीति क्या करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? वेस्टर्न फिलॉसफी में जब हम लोग शुरू करते हैं तो ग्रीस से शुरू करते हैं, यूनान से शुरू करते हैं। तो 2,500 साल पुराना इतिहास जो है हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। उसमें जो दो बड़े नाम लिए जाते हैं, प्लेटो और अरस्तु का, इन दोनों विचारकों को परंपरागत विचारक माना जाता है। इसमें से अरस्तु के जो विचार हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सहारा लेकर के चलना पड़ता है तभी बात को व्यवस्थित किया जा सकता है, नहीं तो वही है कि इसका कोई अंत नहीं है। राजनीति भी एक ऐसा विषय है जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए किसी को केंद्र में रख के चलना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आज अरस्तु को केंद्र में रख करके चलते हैं, और उनके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जो परंपरागत दृष्टि है राजनीति की वो क्या है। तो अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु की जो अप्रोच है उसको कहते हैं टीलियोलॉजिकल अप्रोच। टीलियोलॉजिकल का मतलब टीलॉस से बना है। टीलॉस का मतलब होता है एंड,
लक्ष्य, साध्य। ठीक है, परसों क्लास में एक प्रश्न जो है हमने अपने विद्यार्थियों से किया था कि हम सब जी तो रहे हैं, लेकिन क्यों जी रहे हैं, ये किसी ने जानने का प्रयास किया? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? साधनों को तो हम इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन साधनों के माध्यम से जो साधना करनी है और उस साधना के माध्यम से जिस साध्य की प्राप्ति करनी है वो क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? क्या प्राप्त करने के लिए जी रहे हैं? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? और ये एक ऐसा प्रश्न है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी हो या ना हो। जिंदा है तो क्यों जिंदा है? बहुत बड़ी बात है। तो अरस्तु ये कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है उस हर चीज का एक लक्ष्य है, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में ही उसकी सार्थकता होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई चीज, जिसको कल संविधान के विषय में भी बता रहे थे कि एक शब्द आता है मीनिंगफुल लाइफ, अर्थपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन, इसका कोई अर्थ निकलता हो। जीवन तो जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जिंदा है, लेकिन क्या केवल जिंदा रहना ही जीवन है? इसलिए जीविका और जीवन दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक है, जिंदा रहने के लिए एक बेसिक व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, लेकिन क्यों जिंदा रहना है, करना क्या है जिंदा रह करके, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो अरस्तु ये कहते हैं कि क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ टेलियोलॉजिकल है, सब कुछ जो है वो एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। हर चीज का अपना एक लक्ष्य होता है, वो छोटी बड़ी कोई भी चीज हो, सबका अपना एक लक्ष्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी वृक्ष का बीज है, नीम का बीज है, छोटा सा होता है, आप अपने हाथ में ले सकते हैं उसको। तो अब वो बीज आप देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि नीम का बीज है। अब वो कैसे पता ये नीम का बीज है? कैसे निर्णय लेते हैं कि ये नीम का ही बीज है? परंपरा से आपको इस बात का ज्ञान हुआ है, और जैसा जो आपने बताया कि वो एक देखने का तरीका है कि नीम के पेड़ से गिरा है तो ये नीम का बीज होगा। तो अब दो चीजों में भेद करते हैं अरस्तु। वो कहते हैं कि एक चीज होती है पोटेंशियलिटी और एक चीज होती है एक्चुअलिटी। अब उस नीम के बीज में जो पोटेंशियल है, जो संभावना है, वो किस बात की है? वो एक नीम का वृक्ष बनने की संभावना है उसके अंदर। ठीक है, तो अभी जो हमको दिखाई दे रहा है बीज, वो नीम का बीज है। उस नीम के बीज को तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन उस नीम के बीज के अंदर जो नीम का पेड़ है उसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? उसको नहीं देख पा रहे हैं, तब भी हम उसको नीम का बीज ही कह रहे हैं। किस आधार पर कह रहे हैं? इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर नीम का पेड़ बनने की संभावना है। अगर इसको ठीक से वातावरण इसको उपलब्ध हो गया तो ये नीम का पेड़ बनेगा, इसलिए ये नीम का बीज, वही उसका लक्ष्य है, वही उसका एंड है। और इसीलिए जब उसको उचित वातावरण मिल जाएगा तो वो उसी की ओर बढ़ेगा, धीरे 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 बड़ा होगा, और जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा होगा। अब इसमें देखिए दो संभावना, जो संभावना जो शब्द है, जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करना है, उसको प्राप्त करना है, उस संभावना को जीना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस नीम के बीज को यहाँ टेबल पर ला करके रख दिया जाए, तो क्या वो अपने पोटेंशियल को, अपनी संभावना को जी पाएगा? तो इसका मतलब फर्क किसका पड़ता है यहाँ पर? महत्व किसका है? वातावरण का महत्व, किस प्रकार के वातावरण में उसको रखा जा रहा है। तो इसको प्लेटो दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं, नेचर एंड नर्चर। किसी चीज की प्रकृति क्या है और किस प्रकार का वातावरण उसको उपलब्ध होता है। तो नेचर और नर्चर, अरस्तु क्योंकि प्लेटो के शिष्य हैं, इसीलिए उनको भी समझना है तो प्लेटो को भी कहीं न कहीं समझना पड़ेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि हर चीज की अपनी एक प्रकृति है, लेकिन उस प्रकृति या उसकी जो संभावना है उसको जीने के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता है। तो नेचर तो है उसका, उस नीम के बीज की ये प्रकृति है, नीम का वृक्ष बनने के अंदर उसके अंदर संभावना है, लेकिन उस प्रकार के नर्चर की भी उसको आवश्यकता है, उस प्रकार के वातावरण की भी उसको आवश्यकता है, तभी वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सकती है, तभी वो अपने संभावना को जो है जी सकता है।
और अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो अब इसमें नीम के बीज का लक्ष्य क्या हो गया? नीम के बीज का लक्ष्य हो गया एक पूर्ण विकसित नीम का वृक्ष, ये उसका लक्ष्य है। अगर इस लक्ष्य की प्राप्ति उसने कर ली तो वो क्या कहलाएगा? अच्छा बीज कहलाएगा। बहुत सारे पेड़ लोग लगाते हैं, ये ठीक नहीं था, बेकार हो गया। बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, बड़ा अच्छा पेड़ था, बहुत अच्छा फल दे रहा है, बड़ी जल्दी बढ़ गया। तो ये अच्छा खराब का निर्णय कैसे होता है? अच्छा खराब का निर्णय होता है कि कोई सी चीज ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की कि नहीं की। जो उसके अंदर संभावना हम मान करके चल रहे थे, उस संभावना को उसने जिया कि नहीं जिया, उसकी प्राप्ति की कि नहीं प्राप्ति की। सिंपल सी बात, उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया कि नहीं किया। तो जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया वो अच्छा कहलाएगा, जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया वो बुरा कहलाएगा। आप पेन खरीद के लाए मार्केट से, ऐसे उदाहरण दें जिसका आप लोग प्रयोग करते हैं, चल गया, बहुत अच्छा फ्लो इसका चल रहा है, ठीक है, बहुत बेकार पेन है, मतलब बाबा छूट जा रहा है, हैंग छोड़ दे रहा है। तो ये पेन को लेकर के भी आप अच्छा और खराब बताते हैं। क्यों? क्योंकि अरस्तु तो कह रहे हैं कि संसार में हर चीज का लक्ष्य है, इसलिए पेन का भी कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा। पेन का लक्ष्य क्या है? कि उससे आप लिखें तो वो अच्छी तरीके से आपको लिखने में मदद करे। अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो अच्छा है, नहीं कर पा रहा है तो नहीं अच्छा है। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति जो कर पा रहा है वो अच्छा है, जो नहीं कर पा रहा है वो अच्छा नहीं। और जो अभी बात आई कि प्रकृति के विषय में किसी चीज का नेचर क्या है, वो अरस्तु कहते हैं कि जो जिसके अंदर पोटेंशियलिटी है वही उसका नेचर है, जो उसका अंतिम लक्ष्य है वही उसकी प्रकृति है। तो नीम का बीज हम उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें नीम का पेड़ बनने की पूरी संभावना है, ठीक है, यही उसका एंड है और यही उसकी प्रकृति है। प्रकृति पहले से डिसाइडेड है ना कि ये नीम का बीज है, ठीक है। तो जो उसका लक्ष्य है उसी से उसकी प्रकृति का निर्धारण हो रहा है, वही उसकी प्रकृति है। अब क्या करना है? बस करना यह है कि उसको उचित वातावरण उपलब्ध करा देना, ठीक है। जमीन मिल जाए, पानी मिल जाए, धूप मिल जाए तो वो उगेगा, बढ़ेगा। और फिर संसार में हम देखते हैं कुछ चीज़ें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाती हैं, कुछ चीज़ें अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाती हैं। कुछ उसके आंतरिक कारण होते हैं, कुछ उसके बाह्य कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो बीज जो है रोगी रहा हो, उसमें पहले से कोई रोग लगा रहा हो, इस वजह से न बढ़ पाए, या उसको उचित वातावरण ना मिल पाए, इस वजह से न बढ़ पाए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वही उसकी प्रकृति है। अब ये इतनी कहानी जो सुनाई गई, क्यों सुनाई गई? क्योंकि जैसे अरस्तु कहते हैं कि संसार में हर चीज़ का लक्ष्य है, तो ऐसे ही हम भी इस संसार के हिस्सा हैं, इसी के पार्ट हैं। मनुष्य भी इसी संसार में है, तो इसलिए मनुष्य के भी जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। और उस लक्ष्य से क्या तय होगा? उस लक्ष्य से तय होगा मनुष्य की प्रकृति, कि मनुष्य की प्रकृति कैसी है, ठीक है। अब उस प्रकृति को अगर वो जी लेता है, यानी कि उसके अंदर जो संभावना है उस संभावना को प्राप्त कर लेता है, तो वो अच्छा मनुष्य कहलाएगा। और उसको अगर नहीं प्राप्त कर पाता है, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है, तो अच्छा मनुष्य नहीं कहलाएगा। ये बहुत अच्छे आदमी थे, मर जाने के बाद लोग कहते हैं अच्छे आदमी नहीं थे। तो ये कैसे स्टेटमेंट जारी होते हैं? किसी व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया कि नहीं किया, इस आधार पर निर्णय होगा कि कोई अच्छा था कि नहीं था। तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? ये प्रश्न जो परसों आया था सामने, कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? हम कोई भी कार्य करते हैं तो किस लिए करते हैं? क्या प्राप्त करने के लिए करते हैं? आप सब क्या करने के लिए आए हैं कॉलेज? पढ़ने के लिए आए हैं। तो पढ़ के क्या होगा? ज्ञान मिलेगा। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? तो सब चीजें साधन बनती जा रही हैं। आप करें ज्ञान मिलेगा, उससे बुद्धि तेज होगी, तो इसका मतलब कि पढ़ाई एक साधन है, बुद्धि साधन है, ज्ञान साधन है। उससे प्राप्त क्या होगा? तो लक्ष्य जिसको कहते हैं अंतिम लक्ष्य, लक्ष्य मतलब अंतिम लक्ष्य, ठीक है। ये बीच की यात्रा को लक्ष्य नहीं माना जाता, उसमें कई पड़ाव आते हैं। तो ये सब पड़ाव है, ये सब साधन है। साधन के माध्यम से साधना की जाती है, लेकिन साध्य क्या है सबसे पहले जरूरी समझना तो ये है, नहीं तो लक्ष्यहीन जीवन हो जाए। अब यहाँ से चल पड़े, कहाँ चल पड़े, कहाँ जाना है, ये तो पता होना चाहिए। घर से चले तो कॉलेज आने के लिए चले, तब तो कॉलेज पहुँच गए, कि बस चल दोगे तो पहुँच जाओगे कहीं किसी भी दिशा में।
इसलिए क्या होता है, लोग जंगल में भटक जाते हैं। भटकने का क्या मतलब है कि उनको अब वहां पर क्या है कि उनको अपने लक्ष्य की वजह घर पहुंचना है, लेकिन भटक जाने का मतलब कि वहां पर वो जो साधन है उसका वो उनको उपलब्ध नहीं है। तो कहीं साधन उपलब्ध नहीं है, कहीं साध्य का पता नहीं है आदमी का, और क्या हो रहा है, व्यक्ति अपने लक्ष्य से चूक जा रहा है। तो वैसे तो एक तरीका ये है जो सॉक्रेटिक मेथड है, सबसे कहलवाया जाए, पूछा जाए, जैसे अभी हमने आपसे पूछा कि भाई ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो अंतिम बात उसी से निकल करके आती है। लेकिन क्योंकि ये व्याख्यान है जो हमको देना है, इसलिए उस प्रकार का वातावरण यहाँ नहीं है, तो हम ही बता देते हैं कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या है अरस्तु के हिसाब से। तो अरस्तु ये कहता है कि लक्ष्य किसको माना जाएगा, लक्ष्य उसको माना जाएगा जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, उसको लक्ष्य माना जाएगा। बाकी सारे क्या हो जाते हैं, साधन हो जाते हैं। साध्य क्या होगा, जो अपने आप में, जिसको कहते हैं ना कि अपने आप में ही साध्य है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज जो हम किसी अन्य चीज के लिए प्राप्त नहीं करना चाहते। जैसे हम धन प्राप्त करना चाहते हैं, विद्यार्थी कहेगा कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ लेंगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो हर महीने पैसा मिलता रहेगा, सैलरी मिलती रहेगी, धन मिलता रहेगा, आजीविका सुरक्षित हो जाएगी। उस धन से करेंगे क्या, तो इसका मतलब कि वो साधन है, साध्य नहीं है। इसका मतलब वो चीजें जो किसी न किसी चीज की प्राप्ति में सहायक हैं, वो सब साधन की कैटेगरी में आती हैं। अंतिम जो बात आती है कि भाई अब इसके बाद कुछ प्राप्त कर, ये अपने आप में ही साध्य है, तो वही साध्य कहलाए। तो हम कुछ भी करते हैं तो क्या करने के लिए करते हैं, अरस्तु के हिसाब से मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है उसके लिए वो एक शब्द प्रयोग करता है, यूडेमोनिया। अब ये यूडेमोनिया क्या चीज है, उसको वही हमने कहा कि एक समस्या तो ये भी होती है कि अलग अलग भाषाओं के जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो एग्जैक्टली वो भाव, क्योंकि हर उसका जो भाव है वो संस्कृति सापेक्ष होता है, इसलिए हम उस भाव को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं लिटरली तो उसका मतलब निकलता है सुख। सुख जो है वो जीवन का लक्ष्य अरस्तु के हिसाब से, उसी को यूडेमोनिया कहता है। उसके लिए हमारे यहाँ एक और बड़ा परिष्कृत शब्द है आनंद, ठीक है। इसलिए सुख और आनंद ये वैसे तो लगता है कि एक ही प्रकार के शब्द हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। एक द्वंद्वात्मक है, एक द्वंद्वातीत है। सुख अगर है तो दुख भी होगा, ठीक है, लेकिन आनंद, तो आनंद जो स्वरूप है, इसे ईश्वर के विषय में क्या कहा जाता है कि सच्चिदानंद स्वरूप, तो आनंद स्वरूप, ठीक है। तो ये जो आनंद शब्द है ये अपने आप में बड़ा विशिष्ट है, और इसीलिए अगर हम उसको ट्रांसलेट करना चाहें तो उसको आनंद के रूप में यूडेमोनिया को ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सुख की दृष्टि से भी हम लोग समझना चाहते हैं तो सुख को मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य है। सुख की प्राप्ति हर व्यक्ति करना चाहता है, हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, कोई दुखी नहीं होना चाहता है। अगर इस तरीके से सिंपल तरीके से आप समझना चाहते, आप जो भी कार्य करते हैं क्या करने के लिए करते हैं, सुख प्राप्त करने, कोई दुखी नहीं होना चाहता। दुख से तो सब बचना चाहते हैं, सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, और जितने भी उसको संसाधन उपलब्ध हैं उन सभी संसाधनों का उपयोग किस दिशा में करना है, सुख की प्राप्ति में करना है। लेकिन अब ये सुख क्या है, अब ये तो तय हो गया कि जीवन का लक्ष्य सुख है, क्योंकि सुख क्यों प्राप्त करना है इसका कोई आंसर हम नहीं दे पाएंगे कि सुख क्यों प्राप्त करना है, ठीक है। इसलिए वो अंतिम लक्ष्य अरस्तु के हिसाब से हो गया। तो सुख जीवन का अंतिम लक्ष्य, लेकिन ये किस प्रकार का सुख है ये समझना जरूरी है। क्या जिसको हम सुख मान बैठे हैं वही सुख है? अगर दूर एक रस्सी पड़ी हुई है, हम समझ रहे हैं कि वो सांप है, डर रहे हैं उससे, ठीक है, तो ये क्या है, भास हो रहा है, आभास हो रहा है, भासित होना। तो सुख जो भासित हो रहा है वही सुख है कि कुछ और सुख है, ये भी समझना वो जरूरी है। नहीं तो पता चला हम जीवन भर सुख के पीछे भागते रहे, अंत में पता चला कि जिस सुख के पीछे भाग रहे थे वो सुख था ही नहीं, जिस सांप से डर रहे थे वो सांप था ही नहीं। तब तो लगेगा जीवन क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, ठीक है। तो जीवन कुछ करने के लिए मिला है, साधना के लिए मिला है, और साधना के माध्यम से साध्य की प्राप्ति करने के लिए मिला है। ना हम साधन को समझ पाए, ना साध्य को समझ पाए, जीवन व्यर्थ चला गया।
और तब पछताए हुए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, शरीर से छूट गया, तो अब साधन कैसे होगा, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भी कहा गया, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, और इसी में रह करके अपने साथ की प्राप्ति, ये सबसे अंतिम शरीर है, सबसे श्रेष्ठ शरीर है, योनियों की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ योनि जो है मनुष्य योनि है। ठीक है, तो इतनी बड़ी मतलब चीज़ मिल गई है आपको, लेकिन उसका भी सदुपयोग करना पड़ेगा ना, उसकी सार्थकता को सिद्ध करना पड़ेगा। तो जिस सुख की बात करते हैं वो सुख क्या है? अब यहाँ पे जो ऐन्द्रिक सुख है, जो इंद्रियों से सुख, जिस सुख की प्राप्त होती है, वो भी एक प्रकार का सुख है। अब किसी की खुजली हो रही तो खुजली करने में भी सुख मिलेगा, उसे सुख की प्राप्ति हो रही, भले स्किन कट जाए, घाव हो जाए, क्योंकि वो बाद में ध्यान में आएगा, पहले क्या हो रहा है कि इससे सुख मिल रहा है। तो क्या ये सुख है? डॉक्टर कहेगा खुजलाना नहीं, तो स्किन डॉक्टर के पास जाके बाकी सब ठीक है, खुजलाना नहीं। इसका मतलब आपको ये लग रहा है सुख है, लेकिन अल्टीमेटली उससे किसकी उत्पत्ति हो रही है? दुख की उत्पत्ति हो रही है। तो सांसारिक जितने भी सुख हैं वो अल्टीमेट कितने परिणत होते हैं? दुख में परिणत होते हैं। ये एक समस्या है। इसलिए एक ऐसा सुख है, ये द्वंदात्मक सुख है, ये कभी एक रस नहीं रह सकता। इसलिए संसार में आप हैं तो कभी हमेशा सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, सुख के साथ दुख आए। अब किसी के मिलने से आपको सुख मिल रहा है तो उसके बिछड़ने से आपको दुख मिलेगा, तो वही व्यक्ति जो आपके सुख का कारक है, वही व्यक्ति आपके दुख का भी कारक बनेगा। ये संसार का स्वरूप है। तो फिर सुख किसको कहेंगे? तो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में, और जो दो थिंकर्स हैं, जो यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि सुखवाद के साथ, जिनका हेडोनिज्म के साथ, सुखवाद के साथ जिनका नाम जुड़ा है, जॉन स्टुअर्ट मिल और जेरेमी बेंथम, इन दोनों की दृष्टि से देखें कि सुख क्या है, क्योंकि दोनों कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सुख है, और मनुष्य सुख की प्राप्ति करना चाहता है, और मनुष्य जो भी करता है उसके पीछे जो लक्ष्य है वो सुख ही है। लेकिन सुख को लेकर के दोनों की दृष्टियां बड़ी अलग अलग है। बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम एक स्टेटमेंट देते हैं, उस स्टेटमेंट के माध्यम से आप बात समझ सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। अब यहाँ पर आप साहित्य के 3 व्याख्यान सुन चुके हैं, और हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत भी आपको काव्य और सभी का संबंध कहीं इंग्लिश पोएट्री से था, कहीं संस्कृत में जो काव्य है उसके प्रयोजन से था, या हिंदी में जो काव्य है। तो काव्य के सुख को बड़ा विशिष्ट माना गया। लेकिन बेंथम क्या कह रहे हैं? कि बेंथम कह रहे हैं कि कोई भी सुख अच्छा या बुरा नहीं होता है, सुख सुख होता है, चाहे जैसे मिले। इसलिए सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक अंतर नहीं होता है। केवल क्वांटिटेटिव डिफरेंस है, क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं होता। इसीलिए वो कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। किसी कवि को, अब कवि जो है बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है ना, बड़े ऊंचे ऊंचे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और एक सड़क पे बच्चा कंचा खेल रहा है, आप उसको भी क्या पद्मश्री से सम्मानित करेंगे? ऐसा क्या खास कर रहा है? लेकिन सुख तो उसको भी मिल रहा है, और कविता की रचना करने वाले को भी सुख मिल रहा है। तो बेंथम के हिसाब से तो दोनों का सुख बराबर है, कि पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। कंचे खेलने में भी अगर सुख मिल रहा है, और कविता लिखने में भी अगर सुख मिल रहा है, और दोनों का सुख बराबर है, तो दोनों का महत्व समान है। फिर काहे किसी को ऊंचा बताया जाता है, काहे किसी को नीचा बताया जाता है? तो ये बेंथम कहते हैं कि सुखों में केवल क्वांटिटेटिव डिफरेंस होता है। वो तो बाकायदा एक फिलोसॉफिक कैलकुलस देते हैं कि बाकायदा सुखों को नापा तोला जा सकता है, और आप ये निर्णय ले सकते हैं कि क्या काम करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है। अब मिल क्या कहते हैं? मिल वैसे तो उन्हीं के शिष्य भी हैं, लेकिन थोड़ी सी अलग बात कहते हैं। वो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर नहीं होता है, उनमें गुणात्मक अंतर भी होता है, क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है सुखों में। तो वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो पोएट्री से मिलने वाले सुख को और पुष्पिन या कंचे खेलने से मिलने वाले सुख के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वो क्या कहते हैं? इट्स बेटर टू बी सॉक्रेटिस डिससैटिस्फाइड देन टू बी अ फूल सेटिस्फाइड। एक मूर्ख व्यक्ति संतुष्ट रहे, उसकी स्थिति हमेशा निम्न रहेगी। सुकरात जैसा विद्वान असंतुष्ट भी रहता है तो उससे श्रेष्ठ ही रहेगा। तो बेंथम की फिलॉसफी के हिसाब से चले तो सुअर जो है बड़ा सुखी है, कीचड़ में पड़ा हुआ है, मजे में है, बहुत सुखी है। और उसका सुख, और हमको भी अगर उसी प्रकार से कहीं
कविता का लेखन या पाठ करने से सुख मिल रहा है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या ऐसा है? क्या मनुष्य और पशुओं में कोई अंतर नहीं है? और मनुष्यों और पशुओं में अगर अंतर है तो उस अंतर को हम क्यों स्वीकार करते हैं? यहाँ पर फिर वापस, ये तो केवल जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस था उसको समझाने के लिए था, वापस फिर अरस्तु पे आते हैं। अरस्तु कहते हैं कि भाई ये तो सृष्टि में सामान्य है, आहार, भय, निद्रा, मैथुन, ये तो सब जगह देखने को मिलता है, पशुओं में भी देखने को मिलता है, मनुष्यों में भी देखने को मिलता है। तो सबसे सुख की प्राप्ति होती है हर प्रकार की क्रिया से, तो ये तो सब में देखने को मिलता है, तो इसलिए चीज़ कॉमन है। लेकिन वो क्या है जो हमको विशिष्ट बनाता है? अब देखिए फिर उसी बात पे आते हैं, प्रकृति वाली बात है कि नीम का बीज पीपल बन जाए, क्या ये संभव है? संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य राक्षस बन जाए, क्या ये संभव है? है संभव। ठीक है, इसलिए बाकी पूरी सृष्टि बद्ध है, भोग योनियां हैं, बाकी समस्त योनियां। केवल मनुष्य की योनि ऐसी है जो स्वतंत्र है, जिसको कर्म स्वातंत्र प्राप्त है, अकेली एक योनि है। और यहाँ तक कि देव योनि भी जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो भी भोग के लिए मिली है। तो मनुष्य योनि में आने के बाद बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें दोनों संभावनाएं हैं, देवता बनने की भी संभावना है और दैत्य बनने की भी संभावना है, उठने की भी संभावना है, गिरने की भी संभावना है, और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की भी संभावना है, या उठने गिरने के चक्र से मुक्त होने की भी संभावना है। ठीक है, ये और आगे की बात है। तो अरस्तु ये कहते हैं कि भाई ये प्रकृति जो है, सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। तो मनुष्य की प्रकृति क्या है? मनुष्य की प्रकृति तय होती है उससे लक्ष्य से, और उसका लक्ष्य क्या है? आनंद। तो आनंद किसको कहेंगे? दुख से आत्यांतिक निवृत्ति को आनंद कहेंगे। वो स्थिति जो द्वंद्वातीत है, जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सुख अगर है तो दुख आ सकता है, इसीलिए सुखी व्यक्ति थोड़ा घबराया भी रहता है, पता नहीं कब सुख दुख आ जाए जीवन में। ठीक है, लेकिन जिसको आनंद की प्राप्ति हो गई, फिर वहां से वो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे दूध से दही बनाया जा सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो एक ऐसी स्थिति जहां से रिवर्स नहीं हो, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं, वो जहां जाने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ता, वो संभावना ही खत्म हो जाती है। तो हो सकता है वस्तु उतनी दूर की बात ना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी, क्योंकि भाई मैंने कहा कल्चरल सेटिंग्स को समझना संभव नहीं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग अपनी परंपरा को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारतीय दृष्टि बिल्कुल अलग है, और उसका जो कार्य करने का तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है, इसलिए उस पर फिर कभी चर्चा होगी। अभी हम लोग अरस्तु पर ही केंद्रित करते हैं। तो ये जो सुख है, ये मिलता कैसे है अरस्तु के हिसाब से? पहली बात तो ये है कि मनुष्य का सुख कुछ विशिष्ट प्रकार का सुख होगा। वो विशिष्ट सुख का क्या है? जो मनुष्य की विशिष्टता से उद्भूत होता है। और मनुष्य की विशिष्टता है क्या? तो मनुष्य की विशिष्टता है उसका विवेक। इसलिए बाकी सब जीव बद्ध जीव हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सुमति कुमति सबके रही। ठीक है, अब ये सुमति कुमति सबके अंदर है। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपके पास है। आप सुमति का प्रयोग करके धर्म का पालन करते हैं या कुमति का प्रयोग करके अधर्म का पालन करते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। और दोनों के फल जो प्राप्ति है, इसलिए भगवान कहते हैं भाई कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, फल की प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म आपके हाथ में है। लेकिन आप अधर्म करके सुख प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। आप धर्म का पालन करें और दुखी हो जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शनल नहीं है। कर्म ऑप्शनल है, कर्म का फल ऑप्शनल नहीं है। इसलिए सावधान किसको लेकर के रहना चाहिए? अपने कर्म को लेकर के रहना चाहिए। तो अरस्तु क्या कहते हैं कि अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य की जो विशिष्टता है वो उसकी विवेक के प्रयोग में है, एक विवेकपूर्ण जीवन जीने में है। उस विवेक के प्रयोग से एक सम्यक जीवन जीने से जिस सुख की प्राप्ति होती है, वो सुख मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। और जब वो इस प्रकार के सुख की प्राप्ति करता है, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, उसके जीवन को सफल माना जाता है। अब ये संभव कैसे होगा? तो तब इसके लिए आगे चलना पड़ेगा। इसका आधार क्या है? कोई भी चीज़ बिना आधार के नहीं हो सकती। हम सब बैठे हैं तो धरती पे बैठे हैं, धरती के ऊपर कुर्सी रखी, कुर्सी पे बैठे हैं, बिना आधार के कुछ नहीं हो सकता।
तो ये सुख जो इसकी बात अरस्तु कर रहे हैं, ये मिलेगा कैसे? तो वो कहते हैं कि ये सुख मिलता है नैतिक आचरण करके। ठीक है, तो ये जो नैतिकता है, ये जिसको हम लोग क्या भैया उसको धर्म का पालन करके, तो जो कौटिल्य का सूत्र है सुखस्य मूलम धर्म, ठीक है, तो सेम वही चीज़ जो वहाँ मिलती है वही यहाँ मिलती है, बस कहने का तरीका अलग है। और थोड़ा सा भारतीय परंपरा की विशेषता ये है कि बहुत अंतिम तक ले जाती है, उतनी अंतिम बात अरस्तु नहीं करेंगे। तो सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य। इसके आगे की भी बात है इसलिए हमने कहा, लेकिन जहाँ तक की बात अरस्तु करते हैं इसलिए यहाँ तक की बात हम लोग भी करेंगे। वो कहते हैं कि सुख का मूल क्या है? धर्म। धर्म उनके लिए नैतिकता, ठीक है, एथिक्स उनकी पुस्तक का भी नाम है। तो नैतिकता उसको कहते हैं कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके लिए? मनुष्य के लिए। ठीक है, तो मनोचित जो कर्म है, ठीक है, वही करना चाहिए और उसी से हमको सुख की प्राप्ति होगी। नैतिक कार्य करने चाहिए। और नैतिक कार्य का बड़ा सीधा सा फॉर्मूला, क्योंकि वैसे तो भाई क्या धर्म है, क्या धर्म है, अनंत कहानी है और बड़ा वो रिलेटिव भी होता है। जिस सिचुएशन में आप हैं वहाँ पर धर्म का निर्णय लेने के लिए आपका विवेक उतना जागृत होना चाहिए कि आप निर्णय ले पाएँ सही तरीके से। लेकिन एक पंच लाइन जिसको लेकर के चला जाता है वो क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अनुमाई। मनुष्य की विशेषता क्या है? कि मनुष्य की विशेषता ये कि हम दूसरे का दुख हरण करें, ये हमारी विशेषता है। हम दूसरे को दुख दें, ये हमारे विपरीत आचरण है। तो ये बेसिक बात तो समझ में आई जानी चाहिए। ठीक है, तो कोई गरीब है उसकी सहायता करें, जो निर्धन है, अकिंचन है, उसकी सहायता करें, ये धर्म होगा। और किसी कंचन का धन हरण कर लें, ये अधर्म होगा। इतनी तो बात सबके समझ में आ रही है, कॉमन सेंस से भी समझ में आ रही है और इतनी बुद्धि ईश्वर ने सबको दे रखी है। तो अरस्तु ये कहते हैं कि जो करने लायक कर्म है उसको करने में सुख है। अब उस करने लायक कर्म को करने के लिए क्या चाहिए? एक वातावरण चाहिए। और वो वातावरण कौन उपलब्ध कराता है? वो वातावरण राज्य उपलब्ध कराता है। इतनी कहानी जो सुनाने के पीछे उद्देश्य था वो ये था बताना कि राज्य ही वो आधार है जिस आधार पर जी करके जो है व्यक्ति मनुष्य अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इसको अब अगर आप जोड़ें अरस्तु की थ्योरी से, इसीलिए वो कहते हैं कि मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल या मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। दोनों सेंटेंसेस मिलते हैं क्योंकि वहाँ ग्रीस में सोसाइटी और पॉलिटी के बीच में कोई अंतर नहीं किया गया था, इसलिए दोनों की बात करते हैं कि मनुष्य प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है। और वो ये कहते हैं कि वो मनुष्य जो राज्य में नहीं रह सकता या जिसको राज्य की जरूरत नहीं है, ही इज आइदर गॉड और बीस्ट। तो या तो देवता है जिसको राज्य की आवश्यकता नहीं है और या तो वो बीस्ट है। तो ये बात वो कहते हैं कि अगर हमको मनोचित जीवन जीना है तो उसके लिए राज्य परम आवश्यक है। बिना राज्य के हम मनोचित जीवन नहीं जी सकते और बिना मनोचित जीवन जिए हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, क्योंकि उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है सुख की प्राप्ति करना, उस सुख की प्राप्ति करने के लिए उसको नैतिक आचरण करना होगा और उस नैतिक आचरण को करने के लिए जो भूमि तैयार करता है वो राज्य, ये राज्य का महत्व है। तो इसलिए वो जब स्टेट का बखान करता है तो एक सेंटेंस कहता है कि स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल। व्यक्ति बाद में है, राज्य पहले है। आपको लगेगा बड़ी अजीब बात है, मतलब आदमी आया होगा धरती पर तब उसने राज्य की स्थापना की होगी कि राज्य पहले से था और व्यक्ति बाद में आया। तो इसको कहने का मतलब क्या है? ये फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य बिना राज्य के रह ही नहीं सकता। ठीक है भाई, जैसे ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, तो पहले ऑक्सीजन है कि पहले आदमी है? बच्चा पैदा हो रहा है तो जब तक उसको ऑक्सीजन, पहले तो माँ के घर में भी उसको ऑक्सीजन चाहिए और पैदा होने के बाद भी उसको ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन होना पूर्व शर्त है, नहीं तो वो अस्तित्व ही नहीं होगा उसका। इसलिए राज्य का होना मनुष्य के होने के लिए पूर्व शर्त है, नहीं तो उसका अस्तित्व ही नहीं संभव है। और अगर अस्तित्व संभव भी है तो लक्ष्यहीन, तो लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कैसा हो गया जीवन? अर्थहीन हो गया।
तो ऐसा अर्थहीन जीवन तो कोई जीना चाहेगा नहीं। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहेगा ही चाहेगा। ठीक है, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ की जा सकती है? राज्य में रह करके ही की जा सकती है। राज्य वो भूमि तैयार करता है, उपलब्ध कराता है, जिसमें कि व्यक्ति जो है अपने जो संभावनाएं हैं उसके अंदर, उन संभावनाओं को जो है एक्चुअलाइज कर सकता है, उनको जी सकता है और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, इसलिए मनुष्य जो है प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है और इसीलिए मनुष्य प्रकृति से एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, एक अब इस आप अंतर देखिए कि मॉडर्न जो हमने बताया कि आधुनिकता में तमाम सारी विचारधाराएं हैं, उसमें से एक अनार्किज्म भी है, अराजकतावाद भी है, जो क्या कहता है? जो कहता है स्टेट इज एन अननेसेसरी इवल, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। तो कोई चीज अनावश्यक भी है और बुराई भी है, उसको क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। उसका कोई काम नहीं है, उसके अस्तित्व में रहने का क्या मतलब है? मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स का आदर्श क्या है? मार्क्स का आदर्श है एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी, एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की रचना करना। मतलब वहां राज्य होगा ही नहीं। तो अब ये क्या है? ये मार्क्स की अपनी दिमागी खुराफात है। अगर परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। राज्य के बिना हमारा अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो भारतीय परंपरा में हम लोग बात तो ऐसे विस्तार से फिर कभी करेंगे जब अगला ऐसा मौका मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ भी जो 4 प्रमुख प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं, आनिष्की, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, उसमें सभी विद्याओं का आधार दंडनीति को ही स्वीकार किया गया है। राजनीति ही बाकी विद्याओं का आधार स्वीकार किया गया है। इसलिए जितने धार्मिक ग्रंथ, सो कॉल्ड आपको धार्मिक ग्रंथ भी देखने को मिलते होंगे, उसमें भी आपको राजनीति का जो शास्त्रीय स्वरूप है वो सम्यक रूप से मिल जाएगा और कोई भी विद्वान व्यक्ति वहाँ से उस राजनीति के जो सूत्र हैं उनको निकाल लेगा। तो अरस्तु की हमने बात की, थोड़ा सा समय और लेंगे। अरस्तु के बाद, क्योंकि हमने कहा कि अरस्तु अंतिम बात नहीं कर पाते हैं, तो कौन अंतिम बात करता है? जो अरस्तु को थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं। उसमें एक नाम आता है, क्रिश्चियन काल में ईसाई धर्म के एक धर्मगुरु रहे सेंट थॉमस एक्विनास। तो सेंट थॉमस एक्विनास को श्रेय जाता है इस बात का कि उन्होंने रोमन और ईसाई धर्म का जो प्रभाव रहा, जिसको डार्क एजेस के नाम से भी जाना जाता है, और उसके पहले रोमन पीरियड, उसके बाद अरस्तु को पुनः स्थापित करने का यूरोप में जो श्रेय है वो सेंट थॉमस एक्विनास को जा रहा है। तो एक्विनास ये कहते हैं कि अरस्तु हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है अगर हमको जीवन को समझना है, लेकिन अरस्तु हमको अंतिम उत्तर नहीं दे पाते। वो ये भी बताते हैं कि वो हमको अंतिम बात नहीं बता पाते हैं, बहुत दूर तक ले जाते हैं लेकिन अंतिम बात नहीं बता पाते। तो इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? इसके लिए उनका कहना है, उनका जो ज्ञान का सिद्धांत है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि ज्ञान का सिद्धांत, उसके लिए जो टर्म यूज किया था, टेम्पल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का मंदिर। अब जैसे हर प्रकार की जो शैली होती है, स्थापत्य शैली, उसमें अलग अलग प्रकार से, लेकिन मंदिर का एक जो सामान्य हम लोग देखते हैं, राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है तो ऊपर टिप होगी है, ठीक है, जिस टिप के ऊपर जो है ध्वज स्थापित होता है, ठीक है, कलश होगा, कलश के साथ जो है ध्वज स्थापित होता है। तो यूँ एक पिरामिड शेप में जो है जनरली मंदिर की कंसेप्ट हम लोग के दिमाग में रहती है। तो यहाँ पर उस टेम्पल ऑफ नॉलेज की बात करते हैं एक्विनास, और वो कहते हैं कि अरस्तु उसका आधार हमको उपलब्ध कराते हैं और उसका जो मध्य भाग है वो हमको उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उस मंदिर को वो कंप्लीट नहीं करते हैं, वो शिखर नहीं बनाते हैं। और इसलिए वहाँ पर ना तो जो है जो कलश है उसकी स्थापना हो सकती, ना ध्वज की स्थापना हो सकती। इसलिए उनका ज्ञान जो वो उपलब्ध कराते हैं बहुत सम्यक है लेकिन अधूरा है, बहुत दूर तक तो ले जाते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते। तो कंप्लीटनेस के लिए एक्विनास क्या बताते हैं? उनका कहना है कि अरस्तु के सिद्धांतों के साथ जब ईसाई धर्म के सिद्धांतों को मिलाया जाएगा तब जाकर के टेम्पल ऑफ नॉलेज कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अरस्तु किस प्लेन पे है? रीजन के प्लेन पे है, विवेक के धरातल पर, बुद्धि के धरातल पर।
तो बुद्धि जहाँ तक ले जा सकती है, वो भी श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि की बात नहीं हो रही है, दुर्बुद्धि भी होती है, श्रेष्ठ बुद्धि जहाँ तक ले जा सकती है वहाँ तो अरस्तु हमको लेकर के जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे की जो भूमि है वो कौन पार कराता है, उसके लिए वो कहते हैं वो फेथ से पूरी होती है, विश्वास से पूरी होती है। इसीलिए वो कहते हैं कि अरस्तु के बौद्धिकता और ईसाई धर्म का जो विश्वास है, जब ये दोनों मिल जाएंगे तब जाकर के वो टेम्पल ऑफ नॉलेज कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि राज्य का जो लक्ष्य है वो सुख की प्राप्ति कराना है, लेकिन वो सुख है क्या? क्योंकि ईश्वर की बात तो की नहीं यहाँ पर अरस्तु ने, और ईसाई धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो इस्लाम धर्म हो, सब ईश्वर की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, यानी कि एक परम सत्ता की बात करते हैं, और उस परम सत्ता की प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। तो एक्विनास क्या कहते हैं? एक्विनास ये कहते हैं कि सुख जीवन का लक्ष्य है, बात सही है, राज्य में रह करके ही उस सुख की प्राप्ति की जा सकती है, ये भी बात सही है, क्योंकि राज्य वो व्यवस्था उपलब्ध कराता है जिसमें कि उस सुख की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन वो सुख है क्या? उसके लिए वो कहते हैं कि इट्स द फाइनल बीटिट्यूड विद गॉड इन हेवन। उनका जो कंसेप्ट है उनको भारतीय दृष्टि से नहीं अभी कंपेयर करेंगे, वो फिर किसी मौके पर करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि सुख अंतिम सुख है क्या, जीवन का लक्ष्य है क्या? फाइनल बीटिट्यूड विद गॉड इन हेवन, ईश्वर के साथ उनके लोक में निवास करना, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और यही परम सुख है जिसकी प्राप्ति लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य की प्राप्ति में राज्य सहायक है, बिना राज्य के इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस प्रकार के व्यवस्थित जीवन को जी करके इस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है वो केवल हमको राज्य उपलब्ध करा सकता है। इसलिए राज्य की का अपना महत्व है, लेकिन उनका कहना है कि वो कौन सा राज्य? जो धर्म नियंत्रित राज्य हो। ठीक है, इसलिए ये एक प्रकार से अंतिम पीढ़ी रही सेंट थॉमस एक्विनास की, जिन्होंने परंपरा की बात की और जिन्होंने ये स्वीकार किया कि जो कुछ भी है वो सब कुछ धर्म नियंत्रित होना चाहिए। ठीक है, कि दो तलवारें हैं, थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स जो चला मध्य में, कि दो शक्तियां हैं, एक धर्म शक्ति एक राज्य शक्ति। अब प्रश्न इस बात को लेकर के उठा कि धर्म शक्ति के नियंत्रण में राज्य शक्ति रहे कि राज्य शक्ति के नियंत्रण में धर्म शक्ति रहे। तो क्योंकि वो ईसाई धर्म के धर्मगुरु थे, इसलिए वो क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे कि राज्य की शक्ति को धर्म की शक्ति के नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य क्या है ये तो धर्म ही बताएगा। ठीक है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बड़ा जरूरी है, राज्य शक्ति और धर्म शक्ति का। इसीलिए हमारे यहाँ जो आइडियल जोड़ी, भारतीय परंपरा में जो आइडियल जोड़ी है राजनीति की दृष्टि से देखा जाए वो किसकी है? वो है देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति की, यानी कि राजा और राज पुरोहित ये मिल करके एक विशिष्ट राज्य की स्थापना करते हैं। तो इसलिए उनका कहना है कि जब राज्य शक्ति धर्म शक्ति के नियंत्रण में रहेगी तब वो जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसके अनुसार उसकी प्राप्ति के लिए वातावरण का निर्माण कर पाएगी, हर व्यक्ति उस प्रकार का जीवन जी पाएगा और तब जाकर के वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा। तो यही राजनीति का सम्यक स्वरूप है। इसलिए राजनीति वो विद्या है जो हमें अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, आपके पास ज्ञान भी हो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, आपके अंदर इच्छा भी होगी हमको जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, लेकिन उसकी प्राप्ति आपको करनी पड़ेगी। क्रिया, बिना क्रिया के कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो करने के लिए क्या करना होगा? संसार में उतरना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा। व्यवहार में बहुत सारे लोग बाधक भी खड़े होंगे, जैसे धर्म का पालन करना पड़ेगा तो बहुत सारे आपके अपने धर्म का पालन करने से रोकेंगे भी। उनको कौन नियंत्रित करेगा? उनको राज्य नियंत्रित करेगा। इसलिए भारतीय परंपरा में भी राजा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो है धर्म की रक्षा करना, धर्म का निर्माण करना नहीं। धर्म क्या है ये नहीं बताएगा राजा, ये कौन बताएगा? ये राज पुरोहित बताएगा, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है वो बताएगा। लेकिन उसके लिए उचित वातावरण निर्माण करना और उसमें जो बाधक तत्व हैं उनका संहार करना, उनको नियंत्रित करना, ये उद्देश्य राजा का हो। तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन बनता है ब्राह्म शक्ति और छात्र शक्ति का, और तब जाकर के जो है एक सम्यक राज्य की स्थापना होती है, जिस सम्यक राज्य में रह करके हर व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है। तो
ये वो साइकिल था जिस साइकिल को कंप्लीट करना ज़रूरी था, क्योंकि रीज़न के साथ जब तक फेथ नहीं मिलेगा तब तक वो साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए अरस्तु, क्योंकि एक्विनास खुद ये कहते हैं कि अरस्तु आधे अधूरे थे, मैंने उनको पूरा कर दिया। मैंने मतलब अपना अहंकार की बात नहीं करते, क्रिश्चियनिटी ने उनको पूरा कर दिया, इस तरीके से कहते हैं, और तब जा कर के ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पर केवल आज का जो उद्देश्य था वो उस दृष्टि को सामने लाना जिस दृष्टि से राजनीति को देखा जाना चाहिए। कितना महत्व है राजनीति का ये समझना जरूरी है, क्योंकि बिना राजनीति के हम लोग अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, हमारे जीवन की सार्थकता ही संभव नहीं है। इसलिए समस्त विद्याओं का आधार राजनीति को, दंडनीति को स्वीकार किया गया है। इसलिए भारतीय परंपरा में भी सभी ग्रंथों से आप राजनीति के सूत्र निकाल सकते हैं। और एक उदाहरण के साथ आज की बात खत्म करेंगे, और उदाहरण भी इसीलिए हमने कहा कि जिस जहाँ आप सिचुएटेड होते हैं उस उदाहरण को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आप अयोध्या में सिचुएटेड हैं। अयोध्या की विशेषता क्या है? अयोध्या के राजा राम, और राम क्या है? राम एक आदर्श राजा है। राम क्यों एक आदर्श राजा है? राम राज्य, जैसे आजकल आपने सुना होगा कि राम राज्य की स्थापना होने वाली है, राम राज्य स्थापित हो गया है, ठीक है, इस तरीके की बातें लोग करें कि राम राज्य है क्या, और राम राज्य की ऐसी विशिष्टता क्या है कि हर आदमी जो है वो राम राज्य को ही आदर्श माने बैठा हुआ है। राम राज्य आदर्श राज्य इसलिए है, और राम आदर्श राजा इसलिए है क्योंकि राम अपनी समस्त प्रजा की मोक्ष की इच्छा से राज्य करते हैं, यानी कि समस्त प्रजा जो है वो अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, इस उद्देश्य को लेकर के वो राज्य करते हैं। धर्म की स्थापना के लिए वो राज्य करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए वो राज्य करते हैं, इसलिए वो आदर्श राज्य है और राम राजा आदर्श राजा है। इसलिए जब राजा की बात आती है कि राजा का आदर्श क्या है, तो राजा का आदर्श राम है, और राज्य का आदर्श क्या है? राज्य का आदर्श राम राज्य है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोगों को पौराणिक कथा भी पता होगी तो यहाँ कोई बचा नहीं, सबको लेकर के भगवान गए। अपनी इच्छा से केवल हनुमान जी रह गए अयोध्या में, जो हनुमान जी राजा हैं उस समय अयोध्या के। बाकी दूब का एक तृण भी जो है यहाँ पर छूटा नहीं, सबको यही गुप्तार घाट जो अयोध्या जहाँ से शुरू होती है निर्मली कुंड से, वही गुप्तार घाट का वो मार्ग है जिससे अपनी समस्त प्रजा को लेकर के कहाँ गए? वहाँ गए जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, अपने परम धाम को लेकर के गए जहाँ पर जाने के बाद दोबारा आना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दैट इज, इसको एक्विनास कह रहे हैं कि फाइनल बीटिट्यूड विद गॉड इन हेवन, भगवान के साथ उनके धाम में निवास करना, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो बिना राज्य के संभव नहीं है। तो यहाँ पर केवल दृष्टि की ओर इंगित किया गया है, उस दृष्टि से क्या क्या निकल के आता है वो एक और व्याख्यान का विषय है, उसको फिर कभी डिस्कस किया जाएगा। तो हमने अरस्तु का सहारा लेते हुए, क्योंकि जनरली पाश्चात्य दर्शन से ही सब लोग शुरुआत करते हैं राजनीति को समझने के लिए, इसलिए उनका उपयोग किया। भारतीय दृष्टि जो है जहाँ तक उनके साथ कॉमन बैठी वहाँ तक उनको लेकर उनका उपयोग किया गया, और कैसे सेंट थॉमस एक्विनास उसको कंप्लीट करते हैं उसको भी देखा गया। लेकिन अगर सूत्र की बात करें अपने यहाँ, तो वही कौटिल्य का सूत्र है कि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय, और इंद्रिय जयस्य मूलम वृद्धोपसेविना। ये और आगे की बात है, और इसको प्रैक्टिकली अगर जिया गया है, क्योंकि हम सब अपनी संस्कृति से ज़्यादा परिचित होते हैं, इसलिए अपनी संस्कृति में जो राजनीति को समझने की और राजनीति का सम्यक स्वरूप को समझने की, उसको जीने की विद एग्जाम्पल्स, वो और हमारे लिए सुलभ होगा। लेकिन एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक जिसको कहते थे कि जिज्ञासा जीवित रहना, ठीक है। तो पहला सीरियल का काम क्या होता है? सीरियल आप कोई भी देखते होंगे तो जब एपिसोड खत्म होने वाला होता है तो एक सस्पेंस में छोड़ दिया जाता है, ताकि कल आप फिर आए बैठे देखें उसको, नहीं तो फिर टीआरपी घट जाएगी, कौन देखेगा उसको, ठीक है। तो इसलिए एक श्रृंखला है, व्याख्यानों की एक श्रृंखला भी होती है जिसमें कहीं सस्पेंस पे छोड़ा जाता है। हालांकि ऐसा कोई सस्पेंस नहीं रखा गया यहाँ पर, बात तो अंतिम बता दी गई। अब बाकी जितनी भी विद्या है वो सब इसके विस्तार की है, इसको उतारने की है जीवन में, ठीक है। तो उसका फिर कभी मौका मिलेगा, फिर कभी उस पर डिस्कशन होगा। आप लोगों ने इतना धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।